मुंबई कोरोना की महामारी पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। हिंदुस्तान में, भारत में इस समय 5,500 6,000 के लगभग आंकड़ा पहुंच चुका है। मुंबई में 1,000 के ऊपर पार 1100 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ पर लगभग 800 का आंकड़ा पहुँचता दिख रहा है। ये पूरे मुंबई महानगर जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो देश पर दिक्कत आ सकती है। हम अभी इस महामारी से जूझ तो रहे हैं, इससे निकलने के बाद हमें आर्थिक मंदी से भी, अपने आर्थिक व्यवस्था को भी लेकर जूझना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, इसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। देश हिल जाएगा अगर मुंबई हिलेगा तो। मुंबई में हम जानते हैं कि जगह जगह झोपड़पट्टी इलाके, स्लम एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसको लेकर के सारे का प्रोजेक्ट भी बहुत चला, बिल्डिंगों में लोग गए, लेकिन फिर भी झोपड़पट्टियों की तादाद में कोई कमी नहीं आई, संख्या में कोई कमी नहीं आई। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, समाजसेवी भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। हमारे साथ सीमा शेख जुड़ी हुई हैं, जो गोरेगांव वेलफेयर एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष हैं, सीमा शेख। और हमारे साथ जुड़े हैं RM तिवारी, जो चिकित्सक हैं, एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर राम तिवारी जी। और वो काफ़ी स्लम एरिया के चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक राजन सावे जी जुड़े रहे हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ भाजपा सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जी जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। मुद्दा ये, विषय ये, सब्जेक्ट, सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है, जो देखा जा रहा है, खतरा मर रहा है, वो मरा रहा है झोपड़पट्टी एरिया से। धारावी में 5 संक्रमित रोगी पेशेंट पाए गए कोरोना के। लगभग कई झोपड़पट्टियों से संक्रमित पेशेंट पाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर झोपड़पट्टी में यह संक्रमण तेजी से हुआ तो फिर इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय हैं, सबसे बड़ी समस्या, वहाँ की सबसे बड़ी जो ज्वलंत इस मुद्दा है वह है कि झोपड़पट्टियों में सार्वजनिक शौचालय होते हैं, जहाँ पर कई घर, सैकड़ों घरों में मिला करके उपयोग किया जाता है। और वही हाथ से एक ही जगह जाना, एक ही जगह हर दरवाजे को खोलना, कुंडी को खोलना, कड़ी को खोलना। और ये एक ऐसी शौचालय की मजबूरियाँ होती है जिसे कहीं कोई इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता। और जगहों पे ढूंढा जा सकता है, कुछ देर रुका जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस जो समस्या से हमारी BMC मुंबई महानगर पालिका, हमारी प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर क्या सुझाव देंगे, कैसे जूझेंगे? सबसे पहले हम पूछेंगे जो सीमा शेख जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो गोरेगांव वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफ़ी कोविड-19 पे काम कर रहे हैं, कोविड-19 के ऊपर। बताइए कि जो स्लम एरिया में सार्वजनिक शौचालय, सीमा जी, वहाँ पर संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत तेज हैं। ऐसे में वहाँ पे किस तरीके से सार्वजनिक शौचालय को के जगह पे संक्रमण को रोकने का उपाय किया जा सकता है? नमस्ते। ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे जूझना भी एक बड़ा चैलेंज है। और हमारी तरफ से जैसे बाहर निकला तो मुश्किल है हमारे लिए भी, वो है हम ऑनलाइन भी करते हैं, जैसे हम सीनियर सिटीजन के लिए वगैरह काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप बता रहे हैं, आप झोपड़पट्टियों को, तो मैं स्कूल के साथ भी जुड़ी हूँ, तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम स्कूल के जो ऐप होते हैं उस ऐप से बाकी स्कूलों को के हेड्स को भी बता रहे हैं कि आप बच्चों को बताइए कि किस तरह के सार्वजनिक शौचालय का आप उपयोग करेंगे। आज ही हमने उस पर एक टिप्पणी बच्चों को भेजी है कि किस तरह से आप सार्वजनिक शौचालय का जब वापर करोगे तब किस तरह से हाथ धोना है, उसके हैंडल को कैसे पकड़ना है, इसके बारे में हमने उनको एक क्लिपिंग भेजे है, बात की है हमारी टीचर ने उनके साथ। बाकी स्कूलों को भी हम कह रहे हैं। कल ही हमने साधना माने जी से भी इस बारे में बात की। तब साधना माने जी जो हमारी लोकल कॉर्पोरेटर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने हर शौचालय को जो पेस्टिसाइड इन्फेक्शन जो करना रहता है वो उन्होंने कर चुके हैं।
हमने ये भी बताया कि स्टेशन के पास का जो है इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो हर 2-3 दिन में उसको करने की कोशिश करेंगे। जी इतना ही नहीं बल्कि अब हमें साधना माने जी ने ये भी एश्योरेंस दिया है कि उन्होंने अपनी खुद की मशीन ला के रखे, तो जब भी उनको हम कॉल करेंगे तो वो देखेंगे कि उस झोपड़पट्टी के एरिया में जो शौचालय है उसकी सफाई का जिम्मा उन्होंने लिया है। और मुझे लगता है अगर हर कॉर्पोरेटर ये जिम्मा लेता है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और मुझे लगता है स्कूल अगर ये जिम्मेवारी लेती है कि जी अपने बच्चों को बार बार बताते रहे, कि हमारे स्कूल में भी बच्चे काफी इस एरिया से आते हैं, मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो ये एरिया के बच्चों को हम बार बार बोलते रहते कि किस तरह से इनको इस सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना है ताकि ये बिल्कुल बीमारी सही उन सही तक आपने बताया कि जी के वहाँ पे साफ सफाई ध्यान देना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी से ये संक्रमण नहीं मरता जब तक सैनिटाइज का वहाँ पर व्यवस्था नहीं किया जाए, जब तक वहाँ पर कोई केमिकल व्यवस्था नहीं हो। वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना है। साफ सफाई एक बार हो सकते हैं, लेकिन शौचालय लोग बार बार जाते हैं। डॉक्टर तिवारी जी, आप झोपड़पट्टी इलाके के चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर लोगों की देखरेख करते हैं, आप क्या बोलेंगे ये सार्वजनिक शौचालय को लेकर के संक्रमण का कितना खतरा है? देखिए, अगर इस स्लम में अगर इस तरीके की घटना घटती है, अगर किसी को ये संक्रमण होता है, जी तो ये मामला अभी तक जो अभी हम लोग टीवी पे और जी जान करते, जैसे मैंने WHO से भी जी अभी मैंने प्रिपरेशन किया सारी चीजें, थोड़ा और आवाज मैं आवाज आवाज WHO थोड़ा बराबर भी- करके बोलिए डॉक्टर साहब, आवाज आपकी कट कट के आ रही है थोड़ा। हाँ WHO से भी मैंने कुछ इसकी किए, जी और ये जो जानकारियां लेकर जी हमने होता है, अगर इस प्रकार के केस हमने, जी तो ये अभी तक जो मामला जैसे जी हम जी देखते हैं और तमाम जगहों पे देखते हैं, तमाम जो को बताते हैं कि हम जी इस तरीके की सारी बातें जो अगर इस तरीके का मामला तो जी ये कि हम इंटर करते हैं जी कम्युनिटी स्प्रेड में, क्योंकि आधा जो भाव ने जो लिखा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये काफी, और जो मेरा प्लान है, जो WHO के गाइडलाइंस है, जो सारी चीजों को के मैंने देखा है, जी तो एक और समस्या में आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपको जैसे- वीडियो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जबकि कैमरा बहुत- अपना अगर बराबर कर लेंगे तो लोग मेट्रो मुंबई की जनता बराबर आपका चेहरा देख पाएगी। आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और मैं समझता हूं कि ठीक है, लोग बीएमसी सचेत होंगे। जब तक लोगों को लेटर भेजा जाएगा तब तक तो यहाँ पे संक्रमण फैल करके लोगों को लोग तब तक हॉस्पिटल पहुँचने की नौबत आ जाएगी। कितना जल्दी, कितना तेज कदम उठाना है इसको, और किस स्तर पर उठाना है? नहीं, इतना तो कार्यक्रम जैसा आप या हम लोग के लिए प्रिपरेशन की जरूरत है, इसको करना पड़ेगा, किसी को ये अपनी जिम्मेदारी उठानी जी। पड़ेगी, जी चाहे एक स्वास्थ्य जी जी या फिर जो उससे जुड़ा सामाजिक कार्यक्रम है, या जी। स्थानीय जो नगर होता है, जी। या फिर जो वगैरह है, जी कि कम्युनिटी स्प्रेड में जाने से रोकना, ये जी। सबकी जिम्मेदारी है। जी अगर यहाँ पे फैलता है तो काफी भयानक स्थिति होगी, आप लोग धारावी में देख रहे हैं, जी और ये काफी चिंता की है। तो इसको रोकने के लिए तमाम और उसको करना चाहिए, और उस तरीके से उसको अगर इम्प्लीमेंट कर, मुझे लगता है कि काफी प्रभावी होगा। प्रायोगिक तौर पे क्या अभी तत्काल वहां पे कदम उठाना चाहिए? सीमा जी बताइए, तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए? आपको अगर महानगर पालिका के कमिश्नर को सुझाव देना है या मुख्यमंत्री को कुछ दो टूक में बात बतानी है, तो आप क्या तत्काल में सुझाव देंगे कि वहां पर तुरंत कोई कार्रवाई की जा सके जो प्रायोगिक रूप पर संभव हो? प्रायोगिक रूप पे स्लम का, सारे स्लम का, और खास तौर पे शौचालय है, ये शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, कम से कम जो है सैनिटाइजेशन कार्यक्रम हफ्ते में 3 बार ये होना चाहिए। सैनिटाइजर और इससे जो है
जी बताइए। जो काम प्रक्रिया है जी वो डिले नहीं कर सकता। संस्थाएं, तमाम दल पक्ष, अभी सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से को बचाने के लिए जरूरत है वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। तो कम से कम मिनिमम जो भी शौचालय है, से कम 3 बार या मिनिमम 2 बार तो सैनिटाइज करना ही पड़ेगा। सो वहाँ साफ सफाई रखनी पड़ेगी और पूरे स्लम में 2 बार का मतलब क्या? सैनिटाइजेशन का दो काम बार जो का मतलब कि नहीं, 2 बार का मतलब कि दिन में 2 बार या 2 दिन के बार किया जाना है? कैसे कैसे दिन में 2 बार दो कैसे दिन दो सैनिटाइज? दिन साप्ताहिक साप्ताहिक रूप। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर सीमा जी बताइए, सीमा जी आप बताइए मुझे लगता है कि कि हफ्ते में 2 बार करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे बल्कि शौचालय में जाने वालों की संख्या हर मिनट मिनट पर होती है और उसमें कौन संक्रमित है इसका कोई पता नहीं। तो इसीलिए जो ये सबसे बड़ा नहीं ऐप सीमा, जो लगा, डॉक्टर साहब जो सीमा जी कुछ ऐप बोल रही है, हैं। जो ऐप जो आजकल अवेलेबल है कि जिससे जी पता चलता है कि इस एरिया में कितने कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोग हैं, वो हर शौचालय के पास अगर हम उसकी अगर सोई कर देते हैं तो मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि वहाँ आने वाला आदमी संक्रमित है या नहीं है, उसका पता चलेगा। और कैसे जो पता? ये बोल रहे हैं लेकिन सैनिटाइजेशन हफ्ते में 2 बार, तो मुझे लगता है कि अगर हम उसका एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे हम करते हैं तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेशन के पास के जो शौचालय उनका तो बहुत प्रयोग होता है, और जो झोपड़पट्टी में एक शौचालय का उपयोग कम से कम 100 फैमिलीज करती है। जी तो इसके लिए सैनिटाइजेशन हफ्ते में 1-2 बार करके नहीं चलने वाला, जी एवरी ऑल्टरनेट डे तो कम से कम होना चाहिए। और ये जो ऐप है उसका यूज अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है हमें पता चलेगा कौन संक्रमित है और हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। नहीं, क्या ऐप से संक्रमित होने से संक्रमित का पता चल पा रहा है? जब तक जो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि संक्रमित हैं, जो घर पे बैठे हुए जिनका टेस्ट नहीं हुआ उसका कैसे पता चलेगा कि हम संक्रमित हैं या नहीं है? ये तो अपने पास चैलेंज है, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद हमें लेनी पड़ेगी ताकि हम नहीं पता जो कर सके। जैसे आपने बताया कि ऐप से पता चल जाएगा कि कहाँ संक्रमित हैं कहाँ नहीं संक्रमित हैं। जिसका टेस्ट हुआ संक्रमित हो जाने के बाद वो तो घर पे रहेगा नहीं, वो तो हॉस्पिटल गया। जो संक्रमित नहीं, पता नहीं है जिनका संक्रमित है कि नहीं है, ऐसे लोग अगर शौचालय में जाएंगे तो कितने लोगों को संक्रमित करेंगे, ये जो सबसे बड़ी समस्या है। और हमेशा लगातार 24 घंटे शौचालय का उपयोग होता है झोपड़पट्टी एरिया में। 100 घर 200 घरों के बीच में शौचालय होते हैं, जहां पर कम से कम कुछ 1000 नहीं 5000 1000 2000 लोगों की संख्या वहां पे जाती है, औरतों से लेकर महिलाओं तक। डॉक्टर साहब कैसे बोलेंगे, सैनिटाइज की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या हर आदमी को सैनिटाइज दिया जाए या कैसे, या वहाँ पे फिर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे? चलिए सैनिटाइज कर दिया गया, लोग एक दूसरे से घुलते मिलते रहते हैं, वहाँ पे खांसते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, खैर अभी चलिए लॉकडाउन है, ऐसे हालत में कैसे संक्रमण वहाँ से रोके शौचालय से? तो इसीलिए मुझे डॉक्टर लगता है साहब, कि सीमा जी डॉक्टर साहब सब जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवारी जी। सर मैं आपका, हाँ बोलिए ना। मैं कि जो सैनिटाइज की व्यवस्था बता रहे हूँ कि अल्टरनेट डे पे किया जाना चाहिए। वहाँ पर रोज हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे शौचालय जाते हैं। एक शौचालय 100-200 घरों से मिला हुआ होता है, हर घर के करीब 4-5 सदस्य जाते हैं। हर घंटे पर वहाँ पर कम से कम 10, 15, 20, 25 लोगों का आना जाना होता है। उसमें कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, किस घर के लोग संक्रमित हैं किस घर के लोग नहीं संक्रमित हैं, इसका कैसे डिसीजन होगा? और वहाँ पे चलो क्या पर्टिकुलर हर आदमी को सैनिटाइजर दिया जाना चाहिए या वहाँ पे कैसे व्यवस्था हो? दूसरी बात है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब किसी को आती है तो रुकने नहीं रुकता। एक सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई पर्याय नहीं है, तो इस पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है? देखिए अभी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो जनता काफी जागरूक है और मुझे लगता है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां जाने के बाद मतलब उस जगह पे या टॉयलेट यूज करते समय इन चीजों का ख्याल नहीं रखने के लिए जन जागृति की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो सैनिटाइजर का आपने सवाल अच्छा किया कि प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए या इस तरीके से, तो
में वो तो व्यवस्था शायद होगी लगभग हर कैसे? आदमी अपने घर में कौन होगा वहां पे जो हर आदमी को सैनिटाइज देगा? या सैनिटाइज की कोई बाटल वहां पे लगाई नहीं जाए, जो जाते समय लोग सैनिटाइज दबाएं, अपने हाथ में रगड़े, फिर निकल जाए आगे। महानगर पालिका अगर चाहे तो कर सकती मैं है। ये बताऊं सीमा जी, अगर महानगर पालिका चाहे। सैनिटाइजर जो है वो जी मुझे लगता है कि हमने शौचालय के बाहर लगाना जरूरी है। और जी जो जागरूकता है वो तो हमें करनी ही है, लेकिन जो बोर्ड हम लगा कर रख सकते हैं, अगर उसके जो परिणाम होंगे, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं होता है, तो ये बोर्ड हमें लगा कर रखने चाहिए शौचालय के बाहर। शौचालय का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए ताकि ये संक्रमण न बढ़े, इसके बारे में जो मालूमात है वो दरवाजे पर अगर हम लगा कर रखते हैं तो लोग बढ़कर और पढ़ना ही नहीं, लेकिन उसको पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से अगर हम लगा कर रखते हैं, सैनिटाइजर का यूज कैसे करना है, हाथ सैनिटाइज जाने से पहले और बाहर निकलते वक्त कैसे करना है, इसके बारे में हम उधर एक वीडियो क्लिपिंग भी लगा कर रखते हैं सब जगह, तो भी फर्क पड़ेगा। नई वीडियो क्लिपिंग तो कम से कम हम पोस्टर्स लगा कर रखेंगे तो भी काफी फर्क पड़ेगा। मुझे पता है ये आसान चीज नहीं है, बोलना काफी आसान है, लेकिन आज चैलेंजेस इतने हैं चैलेंज तो है, हमें चैलेंज है प्रैक्टिकल तौर पे। सीमा जी, प्रैक्टिकल तौर पे डॉक्टर साहब आप सुने, डॉक्टर तिवारी जी, चैलेंज है। कहना बहुत आसान है, करना कितना मुश्किल है। कैसे लोग इसको मेंटेन करें झोपड़पट्टी इलाके में? अगर वहां पे कम्युनिटी वायरल हुआ तो कम्युनिटी वायरल से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, एक वैश्विक महामारी का रूप जो हम जी ये तो चैलेंजिंग तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जो है अगर कोई ये बोलता है कि नहीं ये इसको आसान किया जा सकता है, तो ये संभव नहीं। चैलेंजिंग है और इसको इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि जैसे फॉगिंग हुआ, सैनिटाइजिंग हुआ, ये तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो बड़े आसानी से मनपा के द्वारा, महानगर पालिका के द्वारा और यहाँ से जुड़े हुए जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय वो हैं, अगर सेवक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, हमारे साथ अभी राजन साव जी भी जुड़ गए। राजन साहब जी, राजन जी बताइए, हम जो बात यहाँ पे हो रही है डिबेट में, आज काफ़ी डॉक्टर तिवारी जी बताए, सीमा जी बता रही हैं। साहब जी, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? साहब जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मेरे पास। चलिए, आपकी आवाज़ अगर आएगी तो हम जरूर आपको लेंगे। डॉक्टर तिवारी जी, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। ये कह रहा था कि ये चैलेंज आपके जो जैसे पहले कम्युनिकेशन मामला गया, तकलीफें हो सकती है, ये बढ़ सकता है। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मैं आप 3 बार जो चैलेंज करते मीडिया है, जो मीडिया है करे मिनिमम बस्तियों में और खिड़कियों में नहीं कर पाते, ये सारे कार्यक्रम जो है और लगातार होंगे। और ये हमारे और ये सावधानी जो है इलाज से बढ़िया है पहले से, ताकि लोग, ये क्या है कि ये अगर हमला अगर किसी होता है तो वहां पे आप सारे, जैसे अगर कोई यहाँ पे मामला ट्रेस हो गया कि इस मिला, तो सारा जो है सिस्टम पे काम करने लगेगा। और जहाँ पे अभी पॉजिटिव नहीं है वहाँ के तौर पे तो हम ये कर सकते हैं, ये जो बिल्कुल सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर ये तरीका अपनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इससे हम काफ़ी तरीके से निपट पाएंगे। अगर राजन साहब जी की आवाज़ आ रही हो तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। राजन साहब जी, हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मेरे पास, कोई तकनीकी कारण होगा, लेकिन
जो आप बता रही थी कि सबसे बड़ी बात है, चैलेंज है। मुझे और भी एक कहना है कि अगर सरकार बीएमसी अगर ये करे कि एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बनाए कि शौचालय का उपयोग, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, चाहे वो एनिमेटेड भी हो। सीमा जी आज के डेट में सार्वजनिक शौचालय के पास टेलीविजन रखना और वहाँ पे चलाना, तो शायद मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल तौर पर व्हाट्सएप पे अगर आप वीडियो नहीं व्हाट्सएप पे अगर ये वीडियो भेजते हैं तो आज हर बच्चे के पास, हर झोपड़पट्टी में भी हर घरों में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल पे अगर हम ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, ये पे तो एक वीडियो ही है। अगर हम जागरूकता फैलाना है तो ये डिबेट भी तो उसी के लिए किया जा रहा है, जो वीडियो बनाया जा रहा है और जो हम बता रहे हैं। ये भी व्हाट्सएप पे जाएगा, फेसबुक पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, ट्विटर पे भी जाएगा, चैनल पे भी जाएगा, माध्यम पहुंचाना। लेकिन सरकार को भी करना चाहिए, महानगर पालिका भी करना चाहिए कि एक ऐसा वीडियो बनाए जो वीडियो बना करके लोगों को सोशल मीडिया पे भेजे। एक ऐसा वीडियो बनाए ये लोगों तक पहुंचे, तो आज हर झोपड़पट्टी के हर घर में भी मोबाइल रहता है। हाँ, लेकिन अभी उन लोग देखते हैं, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर भी लोग, मैं समझता हूँ आप लोग भी अगर कोई मैसेज बना करके इस तरीके से सोशल मीडिया पे डालें और लोगों को सामाजिक तौर पे फैलाएं, क्योंकि आपकी सभी सामाजिक संस्थाएं होती हैं तो बहुत ज़्यादा मेंबर आपके साथ होते हैं, उन तक अगर वो लोग झोपड़पट्टी इलाके से भी कुछ लोग जो होंगे उनके पास पहुँचेगा, तो हम समझते हैं कि इससे इसलिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। आजकल जो संसाधन है, सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है कि 1 घंटे में बात हुई और 1 घंटे के अंदर हम कम से कम लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं मैसेज को। तो इसके जरिए लगता है कि इस समस्या को अगर गंभीरता से बीएमसी ले रही है, सरकार ले रही है, क्योंकि हमें बिल्डिंग एरिया में न ज़्यादा खतरा वहाँ पे नहीं है, ज़्यादा खतरा है वहाँ पे जो झोपड़पट्टी एरिया है। तो सरकारी महकमे को सरकारी तौर पे ज़्यादा ध्यान उस तरफ देना है जहाँ पे स्लम एरिया है, क्योंकि स्लम एरिया में जो है वह कंजेस्टेड एरिया होती है और बड़ी छोटी पतली गलियाँ होती हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे जो स्लम एरिया को अगर हम एक सील बंदी करके और उसके अंदर हम लोगों की जांच पड़ताल करके अगर हम उनको अलग अलग कर लें, तो मैं समझता हूं कि शायद कम्युनिटी वायरल होने से हम बच सकते हैं। मतलब हम वायरल संक्रमण से ज़्यादा तक हम अंकुश लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। डॉक्टर तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने को जानकारियाँ दी कि किस तरीके से स्लम एरिया में, जो झोपड़पट्टी एरिया में जो शौचालय हैं, उसके जरिए जो संक्रमण होने वाले हैं, उस संक्रमण पे रोकने के लिए सरकार को पहल जरूर करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। फिलहाल इस डिबेट में, परिचर्चा में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार, धन्यवाद।